जैसे जैसे बिहार का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे तुष्टीकरण का दांव खेला जा रहा है। आज आर पार के वीकेंड एडिशन पर इसी पर सीधी बातचीत करेंगे। इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के जाल में फेंकने का काम करेगा। राजद नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? ये बीजेपी के चिंटू साहब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। शक्ति यादव राजद के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, उनके मीडिया सेल के हेड हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, सीनियर लीडर एसपी के हैं, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रोहित सिंह मेरे साथ हैं, जो कि सामाजिक चिंतक हैं और युवा चेतना के संयोजक हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के हैं। तो इस चर्चा को मैं की शुरुआत करता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी इस चुनाव को क्या धार्मिक बंटवारे के साथ देख रही है? शुरुआत से ही। अमीश जी, जिस चुनाव को आप धार्मिक बंटवारे की बात कर रहे हैं, उस बंटवारे की इमारत कौन खड़ी कर रहा है? पटना के गांधी मैदान में रैली किसने की? इमारते शरिया नामक संस्था ने। आपके दर्शकों को गौर से नाम सुनना चाहिए, इमारते शरिया। और उस इमारते शरिया के जलसे में शिरकत किसने की? राजद वालों ने। कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, सेकुलर पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की बड़ी सेकुलर पार्टी, वो पहुंचे। और आपको याद करिए ना, राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या बोले थे? आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन इज एब्सोल्युटली सेकुलर, बीजेपी इज कम्युनल। इमारते शरिया के कार्यक्रम में जाना, जिसमें बोला गया कि मुस्लिम शरिया के बगैर नहीं रह सकता, और उसके बाद जाकर उसमें डिमांड क्या करना? अमीश जी, वक्फ बोर्ड के जिस कानून के प्रावधान को ये चाहते हैं, वो दुनिया में ना सऊदी अरब में है जो इस्लाम की जन्मस्थली है, ना इंडोनेशिया में है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, ना टर्की में है जो खलीफत की सीट रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश को तो छोड़ ही दीजिए, जो सीरिया और इराक में नहीं है, जहां के कुछ हिस्से आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक में है। साहब, उससे ज्यादा बड़ा अगर अपने को कोई मौलाना बनने की कोशिश करे कि उससे ज्यादा कट्टर मुझे कानून चाहिए, तो मैं विनम्रता से और अपने राजनीतिक विरोधियों से चैलेंज करके पूछता हूं, पहले तो दुनिया का एक सेकुलर देश बताइए जहां वक्फ बोर्ड का कानून होता हो, और नंबर 2, दुनिया का एक मुस्लिम देश बताइए जहां वक्फ बाय यूजर उस ढंग का हो कि सरकार की 0 पावर होती हो। अरब, ईरान, सीरिया, टर्की से कोई बता दे दीजिए। अगर उससे बड़ा कोई अपने आप को मौलाना बनना चाहता है, तो मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ रहा हूं कि वो खुद तय कर ले कि कौन किस देश को किस राह पे ले जाना चाहता है, कौन सा दल। ठीक है शक्ति यादव, मैं आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक एग्रेसिव स्टैंड लिया है। तेजस्वी यादव को मौलाना कहा गया कि मौलाना तेजस्वी यादव हैं, और नमाजवादी पार्टी कहा गया आपकी पार्टी को। क्या आपको लगता है कि उस कार्यक्रम में जाकर बीजेपी ने उसको एक बड़ा, यानी आरजेडी के नेता उस कार्यक्रम में गए, बीजेपी ने उसको बड़ा विषय बना दिया है? अमीश जी, सबसे पहले तो मौलाना और मौलवी का आशय पढ़ा लिखा से होता है। अब उसको दूसरे दृष्टिकोण से जो लोग बोलते हैं उनकी नज़रिया हो सकते हैं। अभी हमारे साथी सुधांशु त्रिवेदी जी ने जानकार लोगों में से हैं, कई इस्लामिक कंट्री का उन्होंने चर्चा की और कहा कि वहाँ वक्फ बोर्ड के ऐसे प्रावधान निहित नहीं किए गए हैं। भारत के अंदर में
आप जानते हैं कि इस्लामिक कंट्री भारत नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं जी। और हर धर्मों की हिफाजत सरकार के कर्तव्यों में निहित है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि अब इमारत सरिया ने जिन सवालों को लेकर के आम लोगों को बुला कर के कार्यक्रम किया था, वक्त के कानून में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारियों में जिन लोगों को आपने नामित किया है और कई धर्मों से लोगों को आपने जोड़ा है, उस पर उनकी सीधी स्टैंड साफ है कि उनकी संपत्ति को कहीं न कहीं हड़पने की साजिश है, संशय उनके मन में है। क्या अगर एक समूह को, एक धर्म के मानने वाले समूह इस देश के अंदर में अपने आप को असुरक्षित, अपने संपदा को मानते हैं, जो मानते हैं कि जो डोनेट किया गया है संपत्ति, इसको कहीं पूंजीपति न हड़प ले, तो अपने रक्षार्थ हेतु इन सवालों को जन्म दे रहे हैं। तो उन सवालों पर हमने कहा कि राज्य के अंदर में अगर हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे कानून को हम बिगेंगे नहीं मानेंगे, जहां एक धर्म विशेष जिसकी आबादी जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है इन निर्णयों से, तो एक हमारा कर्तव्य बनता है। हमने कहा कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाना चाहिए, जिनको जगह ढूंढनी है वो ढूंढ लें अपना। हम तो हर धर्मों की वकालत करते हैं, हम सनातन कर्तव्य निभाते हैं, सनातन को भी मानते हैं, दूसरे धर्मों का भी आदर करते हैं। हम धर्म के नाम पर उन्माद को नहीं परोसते। फर्क है वैचारिक रूप से, वैचारिक रूप से फर्क है को समझना जी, पड़ेगा। जी, जी। जगह तो हाँ जी, जगह तो उनको ढूंढनी चाहिए। ओके, तेजस्वी यादव ने बोला छपरी और टपरी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे प्रवक्ता उनसे डील कर लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, शक्ति यादव जी ने पूरा प्रयास किया बुद्धिमत्ता और शालीनता से उस विषय को डाइवर्ट करने का, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं शक्ति जी, देखिए आपने तो संयमित भाषा प्रयोग किया, भले ही तेजस्वी जी छपरी टपरी जो भी बोल रहे हैं। ये बताइए, आपने कहा सभी धर्मों का सम्मान है, तो ये जैसा अधिकार वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को है, हिंदुओं को छोड़ दीजिए, किस माइनॉरिटी को है? सिखों को है क्या? ना। क्रिश्चियंस को है ना, पारसियों को है ना, यहूदियों को है ना। यमुनानगर में गुरुद्वारा क्लेम किया हुआ है, हरियाणा में सिखों का गुरुद्वारा वक्फ बोर्ड ने। मुनम्बम में 400 क्रिश्चियन परिवारों की और चर्च की जमीन को उन्होंने इस बुरी तरीके से कैप्चर किया है केरल में कि कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरल ने रिटर्न में लेटर लिखा था सभी सांसदों को कि आप सब सर्वसम्मति से ये कड़ा कानून बनवाइए, वरना क्रिश्चियंस की या संपत्तियां हड़पे ले रहे हैं। तो आप किसी मुस्लिम देश का नाम, बिल्कुल आपने सही कहा, सेकुलर देश में कट्टरपंथी मुस्लिम देशों से ज्यादा ताकत मुस्लिमों को देने का प्रयास और हमारे देश की हर माइनॉरिटी को बचाने का प्रयास। अब दूसरा एक पॉइंट कह देता हूं, आपने कहा अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो बताइए ये जो 39 लाख एकड़ जमीन है, इसमें कितने स्कूल खुले हैं, कितने विद्यालय खुले हैं, कितने कॉलेज खुले हैं, कितने यूनिवर्सिटी खुले हैं, कितने अस्पताल खुले हैं, कितने यतीम खाने खुले हैं? जवाब शक्ति यादव जवाब। मगर पटना में प्लॉटिंग एक लाइन पटना में पूरा प्लॉटिंग करके सब गड़बड़ कर लिया गया है। लालू यादव जी का 2010 का बयान है, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं और इसके बाद बड़े बड़े 5 स्टार होटल खुले हुए हैं, ये पूरे देश को पता है। और अंत में एक बात कह दूं, देखिए तेजस्वी यादव जी ने एक बात बोला, मौलाना तो पढ़ा लिखा होता है। जी साहब, मैं करोड़ों दर्शकों से कहना चाहता हूं, नहीं एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा अमित जी, एक लाइन बस, उसके बाद बिल्कुल एक लाइन समय इनको दे दीजिएगा। ये कहते मौलाना पढ़ा लिखा होते हैं, मगर एक मौलाना से कहलवा दीजिए कि उससे कहिए धरती स्थिर है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, धरती चौकोर है कि गोल है। आज सैटेलाइट के जमाने में भी मौलाना देख के कहते हैं कि चांद तब निकला है, मगर वो मौलाना पढ़े लिखे हैं। और जो पंडित पत्रा देख के 25 साल बाद चंद्रमा किस डेट किस टाइम पे उदय होगा वो बता दे, वो पोंगा पंडित कहलाते हैं। जो आज नासा के कैलकुलेशंस हमारे भारतीय पंचांग से शक्ति यादव, 2010 में सदन में लालू यादव ने बोला था बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है। यानी लालू यादव की राजत अलग थी और तेजस्वी यादव की राजत अलग है। जवाब और मौलाना पर आपका जवाब जो सुधांशु जी ने बोला। संदीप जी, शक्ति जी, मैं बिल्कुल सबसे बड़ा ऐसा है रमेश जी, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा आपको पूरे तौर पर, जो उन्होंने कहा, तो लालू प्रसाद जी ने जिन बातों को कहा अमीश भाई, तो उन बातों पर आज भी मैं कायम हूँ। कोई संपत्ति हड़पे ना, ये तो हमारी पहली प्रायोरिटी है। और इन प्रायोरिटियों को लेकर के हमने कहा कि जिन लोगों ने इमारतें खड़ा कर दी है गलत तरीके से, उस पर कानून होनी चाहिए। लेकिन कानून में जिनकी संपत्ति है, उनके संपत्ति को हड़पने के अलग
बाईपास कोई लाइन खींच कर करके जिला स्तर पर कमेटी गठित कर करके अन्य धर्मावलंबियों को समाहित करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वहां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, इन्होंने कहा सुधांशु जी ने, मैं मुद्दे की बात करता, मैं मुर्दे की बात नहीं करता। मुद्दा इस देश के अंदर में है गरीबी का। इस देश के अंदर में मुद्दा बिहार, जहां चुनाव होने हैं, 3 करोड़ लोग आप ही के सरकार के आंकड़े के मुताबिक बाहर में लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी के मामले में अव्वल है। नौकरी हमारी क्या है पता है आपको। दूसरी बात सबसे बड़ी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति हमारा जो निवेश है वो सबसे निचला पैदान पर हम है। भैया सवाल है कि डेवलपमेंट फॉर होम 20 वर्षों में आप सत्ता लेकिन में आते हैं, आप शासन दोनों मिलकर चला रहे हैं। आपके नेता तो उस कार्यक्रम में नौकरी देने के लिए नहीं गए थे। आपके नेता तो विकास की बात करने के लिए नहीं गए थे। वहां पर क्या क्या बातें हो रही थी और आपके नेता वहां मौजूद थे शक्ति यादव। तो आप बोल रहे हैं कि हम विकास का काम करना चाहते हैं, लेकिन काम धार्मिक कर रहे हैं। अब बताइए, धर्म के आधार पर ही तो बात करने के लिए गए थे ना वहां पर विकास की बात तो नहीं थी, नौकरी की बात तो नहीं थी कि मुसलमान युवा को नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं, आप सुन तो। वहां पर तो कहा जा रहा था कि शरिया के हिसाब से वक्त को इजाजत मिलनी चाहिए। शक्ति यादव जी, अमिश देवगन जी, वो सामयिक प्रतिक्रिया थी। जिस जगह पर गए थे वहां मेरे एजेंडे कहां हैं, मेरे पिच साफ है। उन पिच जो लोग कहते थे कहां से ला को दोगे, उनको जिनको रन नहीं बनाए वो हमारे बल्ले हमारे ही पिच पर आप बैट लेके खड़े हैं। अब कौन बैट लेके खड़ा है, कौन बॉल लेके खड़ा है, मैं इस पर तो नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। लेकिन वो कहना पड़ेगा ना, वो कार्यक्रम तो था ना, वो कार्यक्रम तो था। आपकी लिस्ट में शक्ति यादव की लिस्ट में होना हो, लेकिन तेजस्वी यादव की लिस्ट में तो था ही वो कार्यक्रम। नहीं, इसको डिफाइन इस रूप में नहीं कर सकते। तेजस्वी जी लीडर है, तेजस्वी जी उनके रक्षार्थ थे, तो उनकी आवाजों पर उन्होंने अपना समर्थन दिया कि ये अगर गैर वाजिब है, गैर संवैधानिक है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमें संविधान में तो राज्य की सरकार बनाकर आप कूड़े दान में कैसे डालेंगे वक्फ के कानून को? मैं ये पूछ रहा हूं, राज्य की सरकार बना के कूड़ेदान में कैसे डालेगा वक्फ का कानून? राज्य को अधिकार है कि उन कानूनों को मैं मानूं या ना मानूं। इसलिए नहीं मान सकते उन कानूनों को। ओके, ये संविधान के संबंध में बात करें। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिप्लाई टू दिस। क्या संविधान के दायरे में आता है कि सेंटर कानून बनाए, राज्य रिजेक्ट कर दे? सुधांशु त्रिवेदी, इंप्लीमेंट। 30 सेकंड सुधांशु जी, देन कांग्रेस। आपने अगर कहा उसकी बात में एक सच्चाई होती तो आपको कहना चाहिए तेजस्वी यादव जी कि मैं बेरोजगारी पे बात करने के लिए आऊंगा, मैं महंगाई पे बात करने के लिए आऊंगा, विकास से बात करने के आऊंगा, शरिया पे बात करने नहीं आऊंगा। इसे कहते हैं चेहरा कुछ और है और मुखौटा कुछ और है, वह पूरी तरीके से साफ हो जाता। और दूसरा, आप कह रहे हैं वो लोग डरे हुए हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो कश्मीर घाटी में जुमे की नमाज के बाद दहाड़ते हुए निकलकर किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित की हत्या कर देने से लेके बंगाल के मालदा में जिस ढंग से आगजनी करने से लेके सरतन से जुदा के नारों से सबको धमकाते हुए कन्हैया लाल साहू का सरतन से जुदा कर देने वाले लोग आपको डरे हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता को तय करना चाहिए कि किसको नजर में इतना बड़ा दोष हो गया है कि उसे वो डरे हुए सुधांशु जी, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना पड़ेगा, वारिस पठान के पास भी जाना पड़ेगा। नहीं जी शक्ति जी, 10 सेकंड एक सेकंड अमिश देवगन, 10 सेकंड में महबूबा जी से हाथ मिला के सरकार आप बनाते हो, जिनको आप मानते हो कि नफरती हैं, जिनको आप मानते हो कट्टर इस्लामिक हैं, उनके साथ सरकार बनाने में तो आपकी आइडियोलॉजी वहां पर पूरी तरह से काम करती है। सवाल वो नहीं है सुधांशु जी, आप भी इन बातों को जानते हैं। ठीक है कि अगर ठीक है, लेकिन आप भी आबादी महबूबा की बात करके बीजेपी अपने अधिकार को लेकर बीजेपी की दुखती रख पे हाथ रख देते हैं, उसका खामियाजा बहुत भुगता है इन्होंने। महबूबा मुफ्ती की बात करके आप बीजेपी की दुखती रख पे बात कर देते हैं, उसका खामियाजा बहुत भुगता है इन लोगों ने। लेकिन मेरे साथ अजय उपाध्याय हैं, फराज किदवई हैं, वारिस पठान हैं। अजय उपाध्याय, क्या आप ये जो कार्यक्रम हुआ इसके साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी को? कि बिहार में कांग्रेस कह रही है तेजस्वी ने जो करा वो सही करा, आप साथ खड़े हैं? देखिए, सेंट्रल पार्टी भी इमारतें सरिया एक वहाँ पे एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम में जिन लोगों को उसने बुलाया वो सभी लोग उसमें शरीक हुए। आज़ाद साहब की बात कर रहे हैं, मौलाना आज़ाद साहब के सगे संबंधी हैं, यदि खुर्शीद साहब की भी बात की जाए तो। दूसरी बात है, अभी भाई साहब ने कहा कि इमारतें सरिया को जो है ये कौन सा नाम उसका लिया,
भाई इसमें उनकी इनकी सोच दिख रही है। 17 साल से तो राज्य में आपकी सरकार है, देश में भी 11 साल से है। यदि ये गलत काम कर रहा है तो इसको बैन कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं बैन करवा दीजिए आप। बीजेपी कह रही है कि गांधी मैदान से असली एजेंडा सामने आ गया है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव बाबा साहब के संविधान की नहीं बल्कि शरिया के कानून की बात कर रहे हैं। तुष्टीकरण क्या एजेंडा है? क्या एकमात्र एजेंडा है कि मुसलमान वोट मिले जैसा लोकसभा में मिला? देखिए ये तुष्टीकरण, और वहां से गिनती शुरू होगी। देखिए तुष्टीकरण का या संतुष्टीकरण का एजेंडा है तो पूरा देश देख रहा है। जब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न लगाने का काम, शरीयत की बात कर रहे हैं, समाजवाद है। आरएसएस सुनिए, नहीं शरीयत की बात कर रहा है डॉक्टर साहब, समाजवाद है। नहीं, ये नमाजवाद की बात कर रहे थे ना। नमाजवाद की बात आज किया नहीं इन्होंने। नमाजवाद की बात भी कर रहे थे और समाजवाद की बात भी कर रहे थे। मैं तो कहता हूं इनको दोनों से लेना देना नहीं है, इन्हें नमोवाद से लेना देना है। ये नमोवाद की बात करते हैं। यदि नमाजवाद की बात करें तो नमाजवाद का मतलब क्या है? झुकना, नमन करना, कर्तव्यनिष्ठ होना और अपने जो धर्म का जो वो है उसके साथ खड़ा होना। और समाजवाद का मतलब क्या है? झुके हुए लोगों को ऊपर उठाना। लेकिन नमोवाद का मतलब है कि सिर्फ झुकते ही रहना और दोस्तवाद को खड़ा करना, एक दोस्त के लिए सब चीज त्याग देना, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे आम गरीब लोगों के कल्याण का प्रश्न हो, सिर्फ एक दोस्त। ओके कांग्रेस साइड मुझे लगता है कि ये दोस्तवाद बंद होना में गलत क्या है? ओके सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में इसका जवाब, देन वारिस पठान। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं अजय जी, भाई के नाते आपसे कह रहा हूं, भैया जी आप भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल गए हैं। आपने नमाजवाद को नमन करने से जोड़ दिया है। नमन करना संस्कृत का शब्द है, सोच समझ के बोलिए। वैसे हो सकता है आप लोग चूंकि सेक्टर ब्रिगेड में तो आपके खिलाफ फतवा ना जारी हो, ना फतवा जारी होकर इसी में कोई कह सकता है धार्मिक भावनाओं को बहुत हर्ट कर दिया। जो नमन करने से आपने नमाज को जोड़ दिया, यानी संस्कृत के शब्द से लेके आपने मुसलमान को जोड़ दिया, इसलिए इस पर सोच समझ के बोलिएगा। कोई बात नहीं है। मैं दूसरी वाले विषय पर कहता हूँ, आपने कहा इमारत शरिया में क्या समस्या, बिल्कुल साहब जानते हैं अमीश जी, वो तेजस्वी जी ने तीर कहाँ मारा है उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। इंडी गठबंधन में आपसी प्रतिस्पर्धा है। इमारतें शरिया वालों ने बुलाया तो एक तसले में ईंट लेके चला गया, एक गारा लेके चला गया, अरे बस देखो कितना बढ़िया बढ़िया लगाऊंगा अभी तुम्हारी इमारत पे। तो दूसरा कह रहा मैं पेंट लेके आ रहा हूं, मैं देखो कितना बढ़िया पेंट करूंगा। तो चौथा कह रहा अरे तेरे गुंबद पे कंगूरा तो मैं लगाऊंगा, देखो मड़वा दूंगा कितना बढ़िया। ये आपसी लड़ाई है एमआईएम की, आरजेडी की और कांग्रेस की, क्योंकि जिन कट्टरपंथी मुस्लिमों का वोट वो पाना चाहते हैं, हम तो राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ हैं, कट्टरपंथियों के साथ नहीं है। कट्टरपंथी के लिए गला काट प्रतिस्पर्धा इनकी है। तेजस्वी जी ने वो तीर मारा है कि कांग्रेस चाहे भी तो ना बोल सके, तिलमिला के रह गए और बोलने के अलावा मतलब एक समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प न बचे। तो मैं कह सकता हूं तेजस्वी जी की शिक्षा चाहे जितनी कम हो, पर राजनीतिक चतुराई उन्होंने दिखा दी है। एक ही बार में इंडी गठबंधन में कांग्रेस को पटरा कर दिया। सांसद साहब, मैं पूरे होशो हवास में ही बात करता हूं और नमन शब्द और नम शब्द अविस्ता से आया है, कहां से कैसे आपको भी पता है, मुझे भी पता है। दूसरी बात आपने जो कही कांग्रेस का और आरजेडी का, हम में कोई अलग नहीं है, हम सब साथ हैं। ये जो मतिभ्रम के शिकार भाजपा के लोग हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सियासत करनी है, इसलिए उनको दिख रहा है, कई चश्मे दिख रहे हैं अलग अलग कि भाई ये लोग अलग हैं। ये बात तो सच है, जब तक ओवैसी ने हल्ला नहीं मचाया, जब तक ओवैसी ने इशू नहीं बनाया, आप लोग तो इस इशू को भूल गए थे। ये बात तो सच है। अमीश भाई, ये इशू है भी नहीं, सच बात है। पर बन गया धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जिस तरह से लोग चाहते हैं कि संविधान से खत्म आप कह रहे हैं वक्फ का कानून कोई इशू ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं वक्फ का कानून कोई इशू नहीं है। कानून तो जो इशू है पूरा देश देख ही अभी रहा है। आपने बोला ना कि इशू नहीं है। अभी जो ये डिबेट पर ओवैसी ने इशू बनाया, नमाजवाद और समाजवाद कोई इशू नहीं है, मैं बात कर रहा हूं। और वक्त का कानून यदि इशू नहीं होता तो इतनी चर्चा लंबी आपने भी नहीं की होती। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूं आपको। 288 बनाम 232 है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ओके, 16 का मात्र ऊपर नीचे का खेल है। ये ज्ञान के चक्षु कैसे जग गए सबके एक साथ? सबसे पहले असद ओवैसी ने इसकी बात करी। मैं जवाब देना चाहूंगा। अब आरजेडी को भी लग रहा है कहीं पूरा का पूरा फायदा बिहार के अंदर ओवैसी की पार्टी ना ले ले, आपकी पार्टी ना ले ले। जी नहीं अमीश भाई, इसीलिए मैं दो भाग में अपना जवाब देना चाहूंगा। एक तो संविधान के ऊपर जो वक्फ की बात है, और दूसरा जो ये अचानक से मुसलमानों के लिए मोहब्बत जाग गई है सबके दिलों में, उस पर भी आएंगे।
पहला सवाल तो ये कि संविधान ने अमीश भाई इजाजत दिया है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, अगर आप सरकार के किसी बनाए हुए कानून से संतुष्ट नहीं हो तो। और हमने पहले दिन से कहा था कि जब तक सरकार ये वक्फ पे बनाया हुआ काला कानून को वापस नहीं लेती, हमारा प्रोटेस्ट जारी था, जारी है, जारी रहेगा। हम तो पहले दिन से वक्फ बिल के अगेंस्ट में, जिस दिन से वक्फ बिल का अमेंडमेंट आया था तब से हम बोल रहे हैं संवैधानिक है, ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 16, 27, 28 का। और जब अभी ये तो अभी बोल रहे हैं ना कि वक्फ के उसको काले को वो उसमें डाल देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। हम तो जब ये वक्फ का बिल आया था, वक्फ का कानून आया था, उसी वक्त असद ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े रह के इस काले कानून को फाड़ के फेंक दिया था। अब बात नंबर 2, देखिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है। अब अचानक से जो ये कुछ लोगों को मुसलमानों के प्रति प्रेम जाग गया है, वो तो बिहार का इलेक्शन आ गया। मैं आपको बताऊंगा क्यों इतनी मर्तबा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो गए, मदरसे हमारे तोड़ दिए गए बुलडोजर चला चला के, तब खामोश थे। रस्ते के ऊपर 2 मिनट की नमाज कोई पढ़ रहा था, उसको पुलिस वाला लात मार दिया, तब सब खामोश थे। हर आए दिन मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लाउड स्पीकर के ऊपर, अजान की वजह से, सब चीज के इनको बीजेपी को तो तकलीफ है, तब ये सब खामोश थे। अचानक मुसलमानों के लिए दर्द जागने की वजह क्या है पता है आपको? पिछली मर्तबा बिहार में जब चुनाव आया था, मजलिस हमारी पार्टी लड़ी थी सीमांचल से, 11% हमने वोट लिए, 5 MLA हमारे जीत गया है, 4 को उन्होंने खरीद लिया। बहरहाल वो तो जो चले गए खरीद लिया, उसका 4 का बदला 40 देने की ताकत तो मजलिस रखती है, उनको तो नीचे भी जवाब देना है, ऊपर भी जवाब देना है। तो ये जो अचानक से जो इनके अंदर ममता जाग उठी है मुसलमानों के प्रति, तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि सीमांचल के अंदर 55% से ज्यादा मुसलमान लोग रहते हैं। बिहार का पिछड़ा वर्ग आज तक इन्होंने मुसलमानों के वोट चाहिए, कांग्रेस को, समाजवादी को, सबको 90% वोट चाहिए। मुसलमानों के लिए करना कुछ नहीं है। ठीक है, वफ़ का जो था मसला, हम भी उसके साथ लगे हुए हैं, हम तो वफ़ के लिए खड़े रहे। ओवैसी ने अलग जगाई और आप सब पीछे भागे जारी रहेगा। जी का चीर परिचित जो है प्रेम भाजपा का सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। क्या मतलब तो चीर परिचित प्रेम है भाजपा का, आज से थोड़े है, बहुत पुराना प्रेम इनका है। प्रेम के कारण जो है इनको अभी छटपटाहट हो रही है कि इन्हें चूंकि लगता है कि मुस्लिम प्रेम इनको अचानक, सरकार में भाई हम लोग का कोई हमारी वजह से प्रेम नहीं है, हमारा देश के संविधान के दायरे में रहकर एक नागरिक के नाते जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम करते हैं। आप सिर्फ सियासी प्रेम करते हैं और भाजपाई प्रेम आपके अंदर है। उस प्रेम को जब छोड़ेंगे और चश्मा हटाएंगे तो आपको दिखेगा कि देश में मुसलमानों के साथ सच्चर कमेटी का हाल क्या किया। 76 में 72 लागू किए, किस तरह से मौलाना आजाद छात्रवृत्ति खत्म कर दिया गया है, सुन लेते बजट को नीचे कर दिया गया है। को सुन लेते 20 सेकंड बात कीजिए। वारिस पठान, आप बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मेरा एक साफ बोलना है, बीजेपी तो देखो एंटी मुस्लिम है। अरे नहीं, बीजेपी तो एंटी मुस्लिम है, पूरे देश को मालूम है। वो तो संविधान को भी खत्म कर रहा है, सेक्युलरिज्म सोशलिज्म भी खत्म करना चाहते हैं, देश के सब मालूम है। मगर सब एक थाली के चट्टे बट्टे, ये भी देश देख रहा है ना। जब मुसलमानों के विषय की बात है, चले बताओ महाराष्ट्र में कितने मुसलमान है? आपने पिछले इलेक्शन में कितने मुसलमानों को चुनाव लड़ने की टिकट दिया था एमपी इलेक्शन में? एक भी नहीं, एक भी नहीं। बताओ मेरे को, बगल अब हम लड़ने जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, महाराष्ट्र की बात। अरे वो तो बीजेपी को कह ही रहे हैं कि बीजेपी वो तो आप बीजेपी के, वो तो कह ही रहे हैं कि बीजेपी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं। इतना प्रेम है भाजपा के साथ, तो भाजपा वालों से आप बताइए ना, महाराष्ट्र में कितने लोकसभा में कितना है, राज्यसभा में कितना है भाजपा का, पार्टी में कितने पदाधिकारी इस नेतृत्व में है? सुधांशु भाई से कभी पूछे हैं आप कितने समय से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? कभी सीमांचल जाके, कभी यूपी जाके, कभी तेलंगाना जाके, कभी गुजरात जाके, लगातार आप सपोर्ट करते हैं और वोटों का बंटवारा करने का, लेकिन एक राजनीति करते हैं। भाजपाइयों से भी मांगिए। ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ लाइटर नोट, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी गुजरात में लड़ी तो बीजेपी जीत गई। मतलब ये लोग तो पहली बार लड़े और इस बार 150 आई है बीजेपी। कमाल की बात है। और बीजेपी की सरकार वहां 25 साल से है। मध्य प्रदेश में तो आप लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, ओवैसी की पार्टी की तो कोई पॉलिटिकल ज्यादा हैसियत नहीं है, वहां क्यों नहीं आप जीत पा रहे? पलट के सवाल आएगा। एक सेकेंड, पॉइंट ये है क्या ओवैसी की पार्टी की वजह से आप लोग चुनाव हार रहे हैं? ये सोचना गलत होगा ना। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? एक सीएम है, दूसरा डिप्टी सीएम है, वहां झगड़ा चल रहा है। सेटलमेंट कराने के लिए रणदीप सुरजेवाला वहां बैठे हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पार्टी में भी कमियां हैं। भाई ठीक कहा आपने, दो लोगों की सरकार हमारी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी हमारी है, कहीं कहीं मतभेदता रहेगी, मतभेदता नहीं है। और मध्य प्रदेश की बात आपने कही, छत्तीसगढ़ की बात कही, अपनी जगह पे है, लेकिन इन लोगों का चेहरा तो दिख गया, जनता ने देख लिया
कि ये किसको सपोर्ट करते हैं जा करके, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे भाजपा वाले, ये ओवैसी जी वाले पार्टी के लोग हों, ये तो लगातार support महाराष्ट्र में करते आम हैं। आदमी पार्टी अगर के साथ जितना मिल गठबंधन में जाता थे, है, हम लोग थे क्या? समर्थन के महाराष्ट्र पीछे के क्या तो मलाई रहता खाने है? का था, तो लेकिन जरा आम जरूर आदमी एक बार पार्टी के बोला साथ जाइएगा। अलायंस आपने करा क्या- था। क्या? नहीं, नहीं, आम आदमी पार्टी के जरूर साथ किया। दिल्ली में अलायंस वो आपने करा था। नहीं, नहीं, वो अब गलती पानी थी, पी के वो गाली गलती- आप दे रहे वो हैं। गलती थी और ओके हमने ओके, सुधार रोहित लिया भी वो वेट कर गलती, रहे हैं और उसका नतीजा फराज आम आदमी किदवई भी पार्टी वेट को कर रहे हैं। समझ ओके, में आ रोहित गया। सिंह भी वेट कर रहे हैं, फराज किदवई भी। फराज किदवई, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, नमाजवादी की जो लाइन ली गई है। वारिस होल्ड ऑन, इस पे फंस आप भी गए हैं। देखिए अमीश जी देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है, उसको लगता है कि वो चुनाव हार रही है, तो उसको कहीं ना कहीं से मुसलमान याद आ जाते हैं। अब आज की तारीख में है और क्या ओवैसी कि जी की सबसे पार्टी? ज्यादा अब सुनिए, तो सबसे ज्यादा तुष्टीकरण अगर कोई कर रहा है इस देश में, तो वो मोदी जी कर रहे हैं, सुधांशु जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। क्योंकि बार बार मुसलमान, बार बार नमाजवाद, बार, और अभी तो क्या वो सौगाते ईद भी भेजी गई थी ना, तो मोदी जी ने सौगाते होली या सौगाते दिवाली कभी नहीं भेजी, इतना तुष्टीकरण की सौगाते ईद भी भेजी गई। अब तुष्टीकरण की जहां तक बात है, तो जिसको ये तुष्टीकरण कहते हैं अमीश जी, उसको हम सम्मान बोलते हैं, क्योंकि ये वो चाय है जो हर तबके को गर्माहट देती है। कोई पीकर मुस्कुराता है, कोई जलकर मुस्कुराता है। अब आपको अगर जलना हो, अब आप सुधांशु पी जी, रहे हैं, आप भारतीय जल जनता रहे हैं। पार्टी को जलना हो तो आप जलकर मुस्कुराइए। अब आप ही बताइए, सुनिए, आपने मर्ज दिया है तो दबा भी आप दीजिए। आप वो जल रहे हैं या आनंद ले रहे हैं? कहीं ये जलने वाली हम उस तकलीफ तो सम्मान नहीं को है? दे करके मुस्कुरा रहे हैं। हम उस सम्मान वाली चाय को दे करके मुस्कुरा रहे हैं, और सुधांशु जी की पार्टी जो है वो जल रही है। ठीक है। अब एक मैं बात बड़ी सीरियस बोलना चाहता हूं। देखिए, मैं अक्सर मैं सोचता था, सुधांशु जी को मैं पसंद करता हूं, लखनऊ की बहुत ज्यादा जनता इनको पसंद करती है, अरे और देश की इनकी पसंद करती है, आप मुसलमानों में ठीक ठाक पॉपुलैरिटी है। अरे मैं तो लखनऊ में की बात कर रहा हूं, और इनकी मुसलमानों में ठीक ठाक पॉपुलैरिटी है। लखनऊ का मुसलमान ये मानता था कि जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब सीट छोड़ेंगे तो सुधांशु जी यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इसीलिए अक्सर हमारे मुसलमान दोस्त हैं, वो बात करते थे कि यार सुधांशु जी मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं, सुधांशु जी मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं। आज लिख के ले लीजिए, सुधांशु जी अब मंत्री बन जाएंगे। पूछिए क्यों बन जाएंगे? क्योंकि अब इन्होंने मुसलमानों को गाली देना शुरू किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि नीलेश राणे कहेंगे कि हम मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे तो वो मंत्री बनेगा। अगर ये क्या नाम है इनका, दिल्ली वाले कपिल मिश्रा, वो एसीपी के सामने भड़काएंगे और मुसलमानों को मारने की बात करेंगे तो वो मंत्री बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, और मैं गारंटी लेता हूं, वैसे सुधांशु जी अच्छे आदमी ये नहीं कहेंगे, लेकिन जिस दिन सुधांशु जी कह देंगे कि मैं घर घर घुस घुस करके मुसलमानों को मारूंगा, ये कोई बोल नहीं रहा। ओके ओके, ये मेरा दावा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब नहीं, देन रोहित सिंह, आई कम टू यू। आप पहली बार बोलेंगे, आई गिव यू अ फेयर चांस। रोहित सिंह, ओके, पूरी बात ही नहीं होने दी आपने। सुधांशु त्रिवेदी, फराज किदवई की बात का जवाब। अच्छा, पूरी बात कर लीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैं जवाब बोल सकता हूं? जी ने, मैं फिर से बोल अच्छा, रहा हूं, बोल अच्छे लीजिए, आदमी है। अरे जी, अभी सुधांशु जी ने ये कहा कि मुस्लिम लीग की इन्होंने बात की। मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 21 अक्टूबर सन 1936 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने जिन्ना साहब को बुलाया और वहां पे खूब उनका महिमा मंडन हुआ, और इंडियन नेशनलिस्ट का उन्होंने तमगा दिया। और मुस्लिम लीग के सरकार, वो मुस्लिम लीग जो जिन्ना वाली थी, उसके साथ सरकार किसने बनाई थी, ये पूरा देश जानता है। जिन्ना को इंडियन नेशनलिस्ट, सुधांशु त्रिवेदी, 1 मिनट, सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। सुधांशु जी, देखिए फराज किदवई साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई। 1941 में फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक परिषद के साथ सरकार बनाई। बोलेंगे ना, पूरी बात हो रही है, और वो किसके साथ वही मैं पूरी बात हो रही है। प्रजा कृषक, सर पूरी बात सुनिए सर। 46 में 1946 में फजलुल हक मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, तो 41 के फजलुल हक को आप 46 के जिन्ना से नहीं, जैसे जिन्ना कांग्रेस में थे,
बाद में जिन्ना ने मुस्लिम लीग बना ली, तो अब 1916 वाले जिन्ना मुस्लिम लीग वाले 36 के जिन्ना नहीं हो सकते। वो तो एक पक्ष है। मगर दूसरी बात जो आपने कही, देखिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमारा हर नेता पार्टी का, अटल जी से लेकर मोदी जी तक, उसने ईमानदारी से प्रयास किया है कि मुस्लिम समाज के जो राष्ट्रवादी तत्व हैं उनको स्थापित किया जाए। जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था फराज साहब, मैं कहना चाहता हूं, फिर बता देना चाहता हूं, कलाम साहब से बड़ा आलम इस्लाम में साइंसदान नहीं हुआ, हमने उसको राष्ट्रपति बनाया है। आज बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान कोई नहीं मिलेगा आपको, और पॉलिटिशियंस में तो कोई किसी की हैसियत नहीं है, कुरान और हदीस से लेकर उनसे अरबी फारसी तक पे बात कर सके, उनको हम लोगों ने गवर्नर बनाया है। वीर अब्दुल हमीद साहब, सुनिए, उत्तर प्रदेश के थे, उनकी शहादत की 85वीं वर्षगांठ पे प्रधानमंत्री जी ने उनको कार्यालय में बुला के स्वागत किया। और याद करिए, गाजीपुर के रहने वाले थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उनके घर के ऊपर कोई नहीं जाता। मलिक मोहम्मद जायसी, रायबरेली के जायसी के रहने वाले, कोई उनकी कभी कब्र के ऊपर गया है क्या? कभी सैयद इब्राहिम रसखान के कब्र के ऊपर कोई गया है? मगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं। और आप लोग कहां पे जाते हैं? आजमगढ़ में जाते हैं। इसलिए मैं एक लाइन जरूर कह दूं अमीर जी, अभी जो बात चल रही थी, फराज साहब ने जो कहा, मुसलमानों की स्थिति जानते क्या हो गई है? एक कहावत होती है कि वो एक लैला है जिसके बहुत सारे मजनू क्रिएट हो गए। अब देखिए, एक नया मजनू जो है, एक पुराने मजनू है, वो है कांग्रेस। वो मुसलमानों से कहते हैं, अरे मैं तेरा आशिक पुराना, मेरी तरफ तो देख। तो सपा और राजद क्या कहते हैं? अरे मेरा कारनामा तो देख, मैंने गोली चलवाई थी अयोध्या में, तो लालू यादव जी ने गिरफ्तार करवाया था। तो एमआईएम वाले कहते हैं, अरे वो छोड़, वो तो बेगाने हैं, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अरे तू मेरा खानदानी घराना तो देख। तो एक कहता मैं तेरा आशिक पुराना, एक कहता देख मेरा कारनामा, और तीसरा कहता है कि देख मेरा खानदानी घराना। अब बेचारी लैला क्या करे? इमारते शरिया में इतने किराएदार आके खड़े हो गए हैं, शरिया में इतने किराएदारों में लट बज रहा है कि इमारत के छत के तले सुधांशु जी खड़ा होगा। जी रोहित सिंह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड एक साथ जवाब दीजिएगा फराज की भाई। रोहित सिंह, नमाजवादी और उसके साथ साथ मौलाना, विपक्ष कहता है ये भी मंजूर है, लेकिन ये सब संतुष्टिकरण के लिए है। मुल्ला तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना आखिरी जोर लगा लेंगे तब भी उनको हल्दी नहीं लगने जा रहा है। बिहार के सम्मानित मुसलमान भाई और बहन मुल्ला तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार से यह पूछ रहे हैं कि बिहार विधान परिषद में वरिष्ठ सदस्य के रूप में जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी विद्यमान हैं, लेकिन उनको विपक्ष का नेता मुल्ला तेजस्वी यादव ने बनाना मुनासिब नहीं समझा और अपनी पूज्य माता जी, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष के पद पर आसीन करा दिया। आपको और देश को मालूम है, लालू यादव जी के जंगल राज के प्रतीक पुरुष, सिवान के भूतपूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन का कोविड काल में इंतकाल हो गया। दिल्ली में उनकी लाश पड़ी रही। लालू यादव के खानदान का कोई व्यक्ति मातम पुरसी करने नहीं गया। और ये वही शहाबुद्दीन थे जिन्होंने 47 और 56 के बल पे राबड़ी देवी जी को सन 2000 में मुख्यमंत्री बनाया था। और पटना के आयकर गोलंबर के समीप होटल पाटलिपुत्रा अशोक में किस प्रकार से विधायकों की खेमेबंदी शहाबुद्दीन के नेतृत्व में हुई थी। तो मुसलमानों का तो लालू यादव का खानदान हुआ ही नहीं, और अब चुनावी बरसात में मेंढक की तरह हाइबरनेशन से निकल के अब मुसलमान छाती पीटेंगे। तो बिहार का मुसलमान बुड़बक है कि लालू यादव के खानदान के चक्कर में पड़ेगा। शक्ति यादव और फराज की दोनों हाथ दोनों बात करना चाहते हैं। एक सेकेंड 5 सेकेंड जी 5 सेकेंड। बिहार का मुसलमान और बिहार के जनता का ईमान तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। तेजस्वी यादव आजकल वेटिकन के पोप से प्रभावित होकर पोप के इशारों पर काम कर रहे हैं। ओके, जवाब शक्ति यादव रोहित सिंह की बात का जवाब शक्ति यादव जी नहीं लगेगा। शक्ति यादव जी, मैं एक बात सीधे तौर पर कहा, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राबड़ी देवी जी पहले से है, और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब चुनाव हारने के बाद विधान परिषद के सदस्य बने, अभी मुख्य सचेतक हैं बिहार विधान परिषद के अंदर में, नेता प्रतिपक्ष भी है, कई विभागों के बड़े मंत्री रहे हैं बिहार के अंदर में, पथ निर्माण से लेकर भवन निर्माण, उसके बाद में स्वास्थ्य से लेकर कृषि, सहकारिता से लेकर खेल और कमर्शियल टैक्स, सारे नेशनल सेविंग, सारे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे, कद्दावर मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष बिहार के अध्यक्ष और प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय पार्टी के। सवाल उनकी
ओहदे पर कोई खड़ा नहीं कर सकता। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, नीतीश कुमार जी की पूरी कोनवे को इस बात का पता है, जो अभी तो अचेत है, ठीक है, उनकी अचेतता का लाभ जो ले रहे हैं सबको मालूम है। अब तो मोदी जी भी घुस चुके उस कार्यालय में, अब आरएसएस का अब शाखा भी खुलने वाला है। सवाल वहां पर नहीं है, ठीक है, ठीक है। सवाल सीधा जी, यह है जी। कि लोगों ने मुंह मोड़ दिया। जी, जी, रोहित, अब रोहित, 43 से 13 भी आएगा कि नहीं, ये सवाल है। ये सवालों को लेकर के पीड़ा है। कुर्सी में क्यों नहीं गए? दिल्ली में था लालू जी का पूरा परिवार, जरा क्यों पूछिए। नहीं मिट्टी चढ़ाने गया? क्या ये बिहार पीड़ा का मुसलमान मूर्ख है? ये पीड़ा आपको, जंगल राज के प्रतीक ये पीड़ा आपको क्यों हो रही है? कुर्सी में क्यों नहीं गया? अरे जंगल राज, अरे भाई हमको होगी जंगल नहीं। राज के सबसे बड़े इस जंगल राज राज्य के के प्रतीक अंदर पुरुष, में सबसे बड़ा संरक्षक नीतीश कुमार, 47 और 56 के प्रभाव ठीक है। सारे जितने सन 2000 में 47 श्रीमती चलाने राबड़ी जी वाले को लोग हैं मुख्यमंत्री बिहार बनाया में, सबको और उनके संरक्षित मातम करता है। कुर्सी में 20 वर्ष कई का एक एक बार करके, बदलाव एक एक करके, हुआ एक एक है। करके, रोहित, रोहित शांत। कोई व्यक्ति नहीं गया। क्या बात करते हैं शक्ति जी, आप अच्छा, पुराने राजनीतिक साथी अमित हैं, जी, आपको समझदार हैं, मुसलमान, बिहार राजद के नेता आप हैं, मैं आपकी मजबूरी मुसलमान, समझता हूं, मुसलमान लेकिन बोलिए बिहार आत्मा का पर हाथ रख के, किसी के शहाबुद्दीन से के मातम सर्टिफिकेट कुर्सी नहीं में चाहता। लालू बिल्कुल यादव मुसलमान को और कोई मुसलमान सर्टिफिकेट जो है नहीं चाहिए।